तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास, और आप आज हम डिस्कस करेंगे आपका 2019 का पेपर। देखो बेटा, इसमें हमारा लिखा हुआ है हाउ मेनी मॉडल ऑफ द जीएसटी टैक्स आर कॉमन, विच मॉडल हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो देर आर थ्री प्राइम मॉडल ऑफ जीएसटी। कौन कौन से हैं? जीएसटी एट सेंट्रल लेवल, जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं, जीएसटी एट स्टेट लेवल हम एसजीएसटी बोलते हैं, जीएसटी एट द बोथ लेवल, है ना, यानी कि जो होता है आईजीएसटी। नाउ इन इंडिया बोथ लेवल मॉडल हैज बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो कुल मिला के तीन मॉडल होते हैं। एक्सप्लेन द आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं बेटा। तो जीएसटी दैट इज चार्ज एंड कलेक्टेड इज नोन एज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मस्ट बी पेड टू आईआरएस इज चार्ज ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स। तो कुल मिला के सेल्स पे जो आप टैक्स लेते हो, ठीक है, वो होता है आपका आउटपुट टैक्स। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ टैक्स पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज। देखो रिवर्स चार्ज में क्या होता है बेटा, जब आप अनऑथोराइज पर्सन से माल खरीदते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोसेस ये होता है कि बायर सेलर को टैक्स देता है और आगे फिर सेलर सरकार को देता है। लेकिन अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीद लिया तो उस केस में आपको ही सीधा सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, so in case of the reverse charge, the time of supply shall be earliest in the following: the date of payment, time पूछा क्या? ओके सॉरी, और बता रहा टाइम ऑफ सप्लाई विद और क्या, तो डेट ऑफ पेमेंट और द डेट इमीडिएटली आफ्टर द 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। बिल जारी करने के बाद आपके 60 दिन या डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो भी जल्दी होगा। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंट लेट फाइलिंग और रिटर्न। लेट फाइलिंग में क्या है भैया, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। 100 रुपये पर एक्ट है, यानी कि 100 रुपये सीजीएसटी, 100 रुपये एसजीएसटी, टोटल 200 रुपये पर डे आपका लेट फीस चार्ज किया जाएगा। चलिए, व्हाट डू मीन बाय द जॉब वर्क अंडर द जीएसटी। देखो जॉब वर्क क्या होता है मैं आपको बताऊँ। जैसे मान के चलिए आपकी फर्नीचर की दुकान है, आपको सोफा सेट का ऑर्डर मिला, लेकिन सोफा सेट आप खुद नहीं बनाते, आपका कारीगर है, आप उसके कारखाने में भेजते हैं ऑर्डर, और वो आपको सोफा बना के आपको देता है, आप फिर कस्टमर को देते हैं। ये जो काम आप करा रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं जॉब वर्क। तो एज पर द जीएसटी एक्ट, जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस undertaken by a person on goods belonging to the another registered person. It is process of goods supplied by the principal. What happen if a person collect tax from the another person but do not deposit with the same? यानी कि आपने टैक्स लिया तो सही, लेकिन क्या करा आपने उसको जमा नहीं। अच्छा, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं। देखो जो लिखा हुआ था कि जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जैसे वो कारीगर है वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गुड्स सप्लाई बाय द प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने उसको गुड्स, ये जॉब वर्क कहलाता है। ठीक है, टैक्स देने की जिम्मेदारी देखो इसमें मेरी बनती है, मैंने गुड्स को सेल किया है। हाँ जी, अब अगर आपने मान लो ग्राहक से टैक्स वसूल तो किया, लेकिन आपने भैया भारत सरकार को जमा नहीं कराया, ओ हो, गड़बड़ होगी ना अगर नहीं करा तो ऐसा। चलिए तो क्या करेंगे, द proper officer shall, after considering the representation if any made by the person to whom with the notice is served, determine the amount due from such person, then upon such person shall pay the amount. So determine the proper officer in his order and set out the relevant fact and the basis of his decision. कुल मिला के वो आपको जो प्रॉपर ऑफिसर है वो नोटिस भेजेगा और टैक्स की वसूली आपसे कर लेगा अकॉर्डिंग में। चलिए ठीक है, आगे है व्हाट मे बी द मैक्सिमम रेट। आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट, बोले कि मैक्सिमम रेट जो है सीजीएसटी एसजीएसटी का 20% ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों का मिला कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है, तो मैक्सिमम रेट कितना आपका 20%। ठीक है, तो कुल मिला के एक सिंगल एक्ट में 20% है, और कुल मिला के आपका जो है ये 40% ज़्यादा नहीं। व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट। आईजीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है भैया, तो आईजीएसटी वुड बी लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट and all interstate transaction of taxable goods and services. It required the transfer of fund between the respective account. The utilization of the credit of the CGST and SGST for payment of IGST by B would require transfer of fund IGST. चलो कोई नहीं, उन्होंने ऐसा लिखा है, इतना लिखने की आपको जरूरत ही नहीं, मैं आसान से बताता हूँ। इसमें आपको लिखना होता है कि द टैक्सेबल इवेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ द गुड्स, है ना, हैज बीन कंप्लीटेड बाय वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। ठीक है, और उसमें आपको लिखना है द आउटपुट जीएसटी मे बी कंप्लीटेड बाय द इनपुट आईजीएसटी एंड इनपुट दीज टू टैक्स। ठीक है,
बस इतना सा बहुत होता है 2 नंबर में। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटी, मुख्य उद्देश्य क्या होता है भैया, इम्पोर्ट को कम करना होता है। द फॉलोइंग पर्पस आर द रीजन व्हाई कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया, टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट एंड कंजर्व फॉरेक्स एक्सचेंज, हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसको बचा के रखना, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर अचीविंग द पॉलिसी ऑब्जेक्ट ऑफ द। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सन इन चार्ज, भाई ये पर्सन इन चार्ज कौन हो? तो the person in charge under the GST e-way bill rule, person in charge mean the person in charge of the convenience through which movement of the consignment is taking place, यानी कि जिसके द्वारा गुड्स एक जगह से दूसरी लाया जा रहा है। The person is charge of the conveyance shall also carry a copy of the bill of entry, है ना, तो जो bill of entry उसकी भी कॉपी लेके चलता है by the importer of such goods and shall indicate the number and the date of the bill of entry in part A of from the GST, तो आपका पहुंचा रहा है वो हो जाता है पर्सन। चलो फिर आपका आ गया ये अगला सेक्शन, बोल रहा है इसमें कंसिडरेशन क्या होता है भैया। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, आपने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करी ना, तो बदले में आपको क्या मिला, तो एनी पेमेंट मेड, या तो जो हो गया या जो होने वाला है मनी में या किसी दूसरी तरीके से, है ना, तो मनी और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट of in response to or the inducement of the supply of goods and services of both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government, यानी कि ध्यान रखिएगा सब्सिडरी को कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। The monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to or for the inducement of the goods or service or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or the state government, provided that a deposit given in respect of the supply of the goods services both shall not be considered। भाई देखो, जो अगर आपने डिपॉजिट एडवांस दिया है ना, कोई डिपॉजिट अगर आपने दिया है, ठीक है, वो नॉर्मली नहीं माना जाता अनलेस द सप्लायर अप्लाई डिपॉजिट एज कंसीडरेशन ऑफ द सेट सप्लाई। भाई आपने पहले सप्लायर को बोल दिया, मान लो आपने 10 लाख का माल किसी को बेचा, सामने वाले ने कहा सर 2 लाख आप डिपॉजिट रख लो, है ना, अब ये है कि आपने उसको 10 लाख के अगेंस्ट में 2 लाख का पेमेंट मांग के रखा, तो आप सामने वाले से 8 लाख ही मांग रहे हो, या आपने कहा सर आप जैसे ही मुझे 10 लाख का पेमेंट दोगे, ये 2 लाख की सिक्योरिटी में डिपॉजिट आपको वापस दे दूंगा, है ना, तो डिपेंड करता है बेटा एग्रीमेंट के ऊपर। चलिए रिवर्स चार्ज कब लगता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, आपने अनऑथोराइज्ड पर्सन से गुड्स लिया है। तो रिवर्स चार्ज मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द पर्सन रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ द सच गुड्स अंडर सेक्शन 93 और 9 टाइप ऑफ रिवर्स चार्ज फर्स्ट सिनेरियोस कवर, ठीक है, तो सेक्शन लिखे हुए कुल मिला के वही है। First is dependent on the nature of supply, and for the nature of supplier, while second apply taxable supply is made by any unregistered person to a registered person। कोई भी अनऑफिशियल पर्सन, या अनरजिस्टर्ड बोलूंगा मैं, अनऑफिशियल तो नहीं बोलूंगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन जब रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तब लगता है, या तो वो होता है प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज इन द एक्ट, रिवर्स चार्ज अंडर नोटिफिकेशन, यानी कि जब सरकार किसी लेन देन को रिवर्स चार्ज में ले ले, तो गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ द supply of the goods or services or both the tax on which shall be paid on the reverse charge, यानी कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी तरह के गुड्स को या फिर सर्विसेज को या दोनों तरह के को चाहे तो वो क्या मान सकती है बेटा, वो आपके पास रिवर्स चार्ज में ले सकती है, और ऐसा तभी होगा जब नोटिफिकेशन भारत सरकार जारी कर दे, वरना तो अनरजिस्टर्ड वाला ही रहता है। Now the tax thereon shall be paid by the recipient of such goods or services or both, all the provision of this act shall apply to such recipient if he is a person to liable paying the tax in relation to the supply of such goods services or both। reverse charge when supply is received from unregistered person। तो कुल मिला के 2 चीजें हो गई इसमें रिवर्स चार्ज में, एक तो ये जब अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है, और दूसरा अगर सरकार कोई नोटिफिकेशन लाके किसी तरह के गुड्स को या सर्विसेज कैटेगरी को इसमें लाए तो। So reverse charge and supply is received from unregistered person, the government may, on the recommendation of the council by the notification, specify a class of registered person who shall in respect of supply of a specified category of goods or services or both receiving
from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis on the receipt of the such supply of the goods and services or both at the provision of this act. ठीक है, so and so अल्टीमेटली वही है, as he is the person liable to pay tax. तो भैया जिसने खरीदा है वही टैक्स चुकाएगा। तो इसलिए बोलता पता है जीएसटी की थ्योरी में इतनी मगजमारी लगाने से बहुत अच्छा है कि आप क्या करें, आप सीधा सीधा जीएसटी पे प्रैक्टिकल कर लें, सबसे बढ़िया मोह माया से मुक्त, कोई टेंशन नहीं है ना, वरना रट्टे मार के जाओ, देखो इस तरह की थ्योरी आती है इसमें। अब असेसमेंट, असेसमेंट मतलब होता है कि आपसे टैक्स जो वसूली की जाएगी तो वो किस तरीके से होगी। तो असेसमेंट या तो टैक्स पेयर देगा आगे होके, और नहीं देगा तो अथॉरिटी आपका गला पकड़ेगी। तो इसमें तो क्या होता है, हम लोग खुद ही सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद ही चेक करके देते हैं कि हमारा परचेज कितना है, सेल कितना है, कितना हमारा टैक्स बन रहा है, ये सब कुछ। और अगर सरकार हमको पकड़ती है तो उसमें या तो प्रोविजनल असेसमेंट करती है, ये कब होता है, जब आपके खातों की क्या की जाती है, जांच की जाती है, या फिर बेस्ट जजमेंट और समरी असेसमेंट होते हैं, आएंगे डिटेल में आपके पास। देखो एक एक करके पढ़ाता हूँ मैं। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, खुद से देना। तो सेल्फ असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेज फॉर ऑल द असेसमेंट। नाउ द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट his output, take on the available input credit and pay the balance amount, file the return, the prescribed form. Prima facie, the department shall accept the such assessed return and declaration subject to the scrutiny and other mode of assessment in the selected case and in the prescribed manner. यानी कि सरकार बोलती है भैया आप खुद ही ईमानदारी से बता बतू दो आपका कितना टैक्स बनता है ना, हम उसको सही मान लेते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट आर डन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। प्रोविजनल मतलब जो एस्टिमेटेड होता है ना, व्हेन द टैक्स पेयर फेल टू डिटरमाइन द, मतलब उसको आपने कोई गुड्स वगैरह सप्लाई किया और आपको कंफ्यूजन कैसे पे टैक्स रेट वगैरह क्या लगेगा, है ना, तो अनुमानित आपको टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए टैक्स में। टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बॉन्ड और सिक्योरिटी, प्रॉपर ऑफिसर विल कंप्लीट द एसेस विद इन द 6 मंथ। भाई आप नहीं कर पा रहे तो वो ऑफिसर 6 महीने में आपका बढ़िया से असेसमेंट कर देगा, ठीक है, अगर आप कहीं फंसते हैं तो। इफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज डिले, इंटरेस्ट भी लगेगा, गवर्नमेंट विल आल्सो पे इंटरेस्ट ऑन रिफंड। अगर आपका रिफंड बनता है तो सरकार भी आपको रिफंड पे इंटरेस्ट देगी। When taxpayer fail to determine the rate or the value, तो अगर वो नहीं निकाल पा रहा है तो where the taxable person is unable to determine the value of the goods or service or both, or determine the rate of tax, may require the proper officer in writing giving the reason for the payment of tax on a provisional basis. यानी कि अगर आपको रेट पता नहीं है, आपको वैल्यू आप पता नहीं लगा पा रहे हो, है ना, तो आप रिटर्न में प्रॉपर ऑफिसर जो जीएसटी ऑफिसर है उसको लिख के दे दो कि सर हमारे को ये दिक्कत आ रही है ना, तो हम अभी प्रोविजनल यानी कि अनुमान के आधार पर टैक्स जमा करा देते हैं, आप बता दो एक्चुअल में हमारा कितना बनता है, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ही विल शेल पास एन ऑर्डर विद इन अ पीरियड नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर जैसे आपकी रिक्वेस्ट मिलेगी वो आपका काम कर देगा, ठीक है। अच्छा, टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बॉन्ड और सिक्योरिटी, तो जब तक वो करे आपका काम, है ना, तब तक कुछ आपको एडवांस मनी वहां पे जमा करनी होती। प्रॉपर ऑफिसर 6 महीने के अंदर अंदर काम करेगा, ज्यादा लेट भी नहीं करेगा, ठीक है, जिस दिन आपका उससे कम्युनिकेशन हो जाता है। इफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज डिले, अगर आपने टैक्स का पेमेंट देरी से किया तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और अगर रिफंड है तो सरकार आप पे इंटरेस्ट दे देगी आपको, ठीक है। ये प्रोविजनल टैक्स की बातें हुई। चलिए फिर आता है आपका पास एक पेज नंबर साथ ही है ना, हाँ इतना लिख दे काफी है। तो बेस्ट जजमेंट क्या होता है, सो इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश ड्यू रिटर्न इवन आफ्टर इशूइंग द नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न, यानी कि जीएसटी वाले आपको नोटिस भेज रहे हैं भैया, उसके बाद भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, और इफ अ पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी बट ही इज नॉट इवन रजिस्टर्ड, द प्रॉपर ऑफिसर मे प्रोसीड टू असेस सच पर्सन टू द बेस्ट ऑफिस जज। तो भैया आपको नोटिस आ रहे हैं और आप उनका जवाब नहीं दे रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो फिर अपने हिसाब से ही जजमेंट देते हैं। तो ये जजमेंट जो है वो ऑफिसर खुद ही देता है, उसको बेस्ट जजमेंट। समरी असेसमेंट, इट जनरली अप्लाई व्हेन देयर इज सम कॉन्फिकेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि आपका माल जब तो जाता है ना तब होता है। इफ गुड्स एंड द सप्लायर ऑफ द गुड्स इज नॉट आइडेंटिफाई, इन सच केस पर्सन हु होल्ड द गुड्स इज लायबल टू पे टैक्स। पता नहीं पता गुड्स किसका है, तो जिसके पास गुड्स का पोजीशन है, कब्जा है, वही उसका मालिक माना जाएगा, उससे जीएसटी वसूल कर लिया जाएगा। So he is not the supplier of such type of assessment take place quickly and immediately to protect the revenue। तो क्या होता है बताऊँ, कस्टम पे आपका माल वाल पकड़ाई में आता है ना, उसके बाद पकड़ाई में आता है वही उसका मालिक माना जाएगा, ठीक है। ये फिर आपका पांचवा प्रैक्टिकल, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन।
एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल यानी कि CGST रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड। भाई आपको नोटिस आया, आपने पैसा या तो दिया नहीं या दिया तो कम दिया। इफ एनी पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस रिलेटेड टू द फॉलोइंग, ऑफेंस का मतलब आपने क्या किया, अपराध किया, तोड़ा नियम को। कैसे, हैज नॉट पेड थ्रू इज लायबल टू, टैक्स देना चाहिए था पर आपने नहीं दिया या कम दिया, या रॉन्गफुली रिकवर फ्रॉम रिफंड ऑफ टैक्स, आपने सरकार से जानबूझ के रिफंड ले लिया, एंड रॉन्गफुली क्लेम आईटीसी, गलत आईटीसी आप ले रहे हैं तो फिर इसमें आपके ऊपर नोटिस आ जाएगा। So then the first amount of tax was not paid or saved by the wrong presentation of fact will be calculated। सरकार देखेगी, ऑफिसर देखेगा कि आपने कितनी गड़बड़ करी है, then officer will send demand of such tax, loss of revenue in matter may be either due to mistake or it is committed knowingly, यानी क्या तो आपने जानबूझ के किया या गलती से हुआ। जनरल प्रोविजन ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी डालने के लिए क्या है, बात कर रहा है। नंबर 1, नो टैक्स और लेट टैक्स डिपॉजिट बाय द मिस्टेक, प्रॉपर ऑफिसर शेल सर नोटिस टू रिक्वायरिंग टू शो कॉज, आपको नोटिस जाएगा, ठीक है, ही शुड नॉट पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस अलोंग विद द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50 एंड पेनल्टी लेविड अंडर द प्रोविजन दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। तो भैया प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस भेजता है, ठीक है, कि आपको पूरा का पूरा जो आपका टैक्स बनता है, कितना टैक्स आपको पे करना है, आपने नहीं पे किया है, द प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू द नोटिस अंडर सो टाइम लिमिट आपको बता देगा। द प्रॉपर ऑफिसर शेल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय, आपने अपनी सफाई दे दी है ना, विद टैक्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर ड्यू टू सच पर्सन एंड इशू एन ऑर्डर। तो आपके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट कितना लग सकता है, टैक्स का 10% या 10,000 दोनों में जो भी ज़्यादा होगा। प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू द ऑर्डर विद इन 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निश, आपने एनुअल रिटर्न दिया उसके 3 साल के अंदर नोटिस आ सकता है कि टैक्स नॉट पेड किया गया है, कम पे किया गया है, या आपने गलती से आईटीसी ले ली है ना, एररलेस रिफंड है, आप गलती से आपके पास रिफंड आ गया है। फिर आगे एक आपके पास है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सो एंड सो where any amount of self assessment tax or any amount collected as tax has not been paid within the period of 30 days from the due date of the payment of such tax। आपने क्या करा, ग्राहकों से टैक्स वगैरह लिया या जो ड्यू डेट थी कि 30 दिन के अंदर अंदर जमा नहीं कराया, ठीक है, फिर ये आपके पास नोटिस आ सकते हैं। चलिए अगला, नो टैक्स और टैक्स डिपॉजिट बाय द फ्रॉड, जानबूझ के आपने टैक्स जमा नहीं कराया। हाँ देखो, फ्रॉड और एरर में फर्क क्या होता है। So if the charges are made under section 74, it is a crime and is a case of tax evasion, कर की चोरी मानी जाएगी भैया और पनिशेबल यानी कि सजा मिलेगी। ऐसे ऑफिसर में डिमांड टैक्स 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड से 5 साल के अंदर अंदर ना, और टैक्स इवेजन बाय विच लेस टैक्स पेड, या जिस दिन आपने गलत टैक्स पे किया वहां से 5। प्रॉपर ऑफिसर मे डिमांड 6 मंथ अर्लियर फ्रॉम द टाइम अलाउड अंडर, जो टाइम आपको दिया गया था, ठीक है, कि 6 महीने में। स्टेटमेंट कैन बी इशू बट नॉट अलाइंग फ्रॉड सुपरविजन, ठीक है, देखो ये इस तरह की थ्योरी रट्टा मार के जानी पड़ेगी आपको, पेनल्टी 100 टैक्स प्लस इंटरेस्ट हो। हाँ भैया इसलिए तो बोलता हूँ कि आप क्या करो, टाइम से चीजें पढ़ लो, प्रैक्टिकल और बढ़िया करो। चलिए रिकवरी ऑफ टैक्स पर ठीक है, एक बार रीड कर जाओ कुछ काम आ जाए। एन अमाउंट पेबल बाय टैक्स पर्सन इन परसुएंस विद इन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन शैल बी बाय सच पर्सन पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्जन ऑर्डर फाइलिंग फ्रॉम रिकवरी, ठीक है, नोटिस आए 3 महीने के अंदर अंदर कर दो खटाखट से पेमेंट, जान खा जाएंगे आप। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टर्स ऑफ आईजीएसटी, क्वेश्चन में मार्क करे, वेरी इंपॉर्टेंट ये काम है। इसके पहले वाला जो आप पढ़े थे ना क्वेश्चन, ये था काम का नहीं, ये वाला काम का। पर देखो आईजीएसटी क्या है, दोनों के बराबर है। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड विल एक्रू ऑन इंपोर्टिंग स्टेट, यानी कि जहां पर गुड्स का कंजम्पशन होता है ना वहां पर ये टैक्स लिया जाता है। इट इज लोअर टैक्स बर्डन बाय टैक्सिंग इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन ओनली वंस, एक बार टैक्स लगाया जाता है। बी टू बी ट्रांजेक्शन टैक्स विल फ्लो टू द स्टेट वेयर द परचेजर क्लेम आईटीसी, ठीक है, यानी कि टैक्स उस राज्य को मिल जाएगा जहाँ के परचेजर ने आईटीसी मांगा है। और B2C में टैक्स विल फ्लो टू द स्टेट ऑफ द कंज्यूमर, जहाँ टैक्स विल फ्लो टू द स्टेट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो है तो जाएगा, अदरवाइज टैक्स रिमेन द स्टेट ऑफ द।
So IGST refer to the tax which is a part of GST under the concept of one nation। हम पहले भी पढ़ चुके हैं पूरा पैराग्राफ, अगर आप देखें तो पढ़ेंगे, पुरानी क्लास में पढ़ा रखा है पूरा पूरा पैराग्राफ ही आपको। हाँ, फालतू देखो वीडियोस लंबे नहीं करने मेरे को, जो काम काम की चीजें वो अपने को पढ़नी है। अ सिंपल ट्रांसपोर्ट सेल्फ मॉनिटरिंग मॉडल है, मेंटेनेंस ऑफ टैक्स न्यूट्रल, यानी कि टैक्स न्यूट्रल लगता है, कम टैक्स लगता है। लेविड ऑन इंटरस्टेट एंड क्रॉस बॉर्डर, यानी कि जब देश बदल जाए या राज्य बदल जाए तो ये टैक्स लगेगा, है ना। आईजीएसटी की रेट सेम रहती है, फाइन। और आईजीएसटी का यूज़ आप कैसे कैसे कर सकते हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम्पल बना के मैंने बता दिया, ऐसे तो कुछ मैंने पता नहीं कितने करा दिया आप। फिर आया एक्सप्लेन द पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर इन ब्रीफ। तो कस्टम ऑफिसर के क्या क्या पावर होते हैं, अब आप एक बात समझो, या तो ये क्वेश्चन करो आप, है ना, और या फिर एक बार अगर आप नज़र मारो तो ये इसका प्रैक्टिकल बच्चों ने अगर प्रैक्टिकल किए हैं पता होगा। देखो सिंपल सा प्रैक्टिकल, इनवॉइस प्राइस दे रखा है, पैकिंग चार्ज ये सब दिया हुआ है, फटाक से ये निकली और 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन, 100 नंबर का आप किस तरह का क्वेश्चन आता है, लफड़े से मुक्त। नहीं प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा तो पढ़ो साहब इसको, चलो साहब। तो क्या क्या है कस्टम ऑफिसर के पावर, सम ऑफ द पावर ऑफ द कस्टम ऑफिसर डिराइव फ्रॉम द मैनेजमेंट। वैसे क्वेश्चन को मार्क करना है इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है। देखो आप कई बार ऐसा हो जाता है, आप मान लो प्रैक्टिकल करके गए, नहीं बैठ रहा है एग्जाम में, अरे भाई नहीं आ रहा, क्या करोगे आप, तो कम से कम थ्योरी बहुत पढ़ोगे तो कुछ तो लिख के आओगे भैया। तो पावर टू एग्जामिन एंड टेक अकाउंट ऑफ द गुड्स विद द प्रोविजन टू टेक सैंपल व्हेन डीम्ड नेसेसरी, है ना। आपके अकाउंट चेक कर सकता है, गुड्स का सैंपल लग सकता है। कस्टम ऑफिसर में ओपन पैकेज एंड एग्जामिन वेट, आपका माल खोल के उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सब चेक कर सकता है ना, क्या क्या। उसके अलावा देखो दे मे एग्जामिन एंड टेक अकाउंट ऑफ एनी गुड्स विच आर, आपने जो गुड्स इंपोर्ट करी हैं, ठीक है, होम कंजम्पशन के लिए मंगाई हैं, इन पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस में रखी हुई हैं आपकी गुड्स, ट्रांसशिप में कहीं रखी हुई हैं, किसी फ्री ट्रेड जोन में रखी हुई हैं, किसी शिप में रखी हुई हैं, तो वहाँ से भी ले सकता है भैया। डिक्लेयर एंड एंटर्ड इन एनी अप्रूव प्रीमाइसेस और प्लेस और ऑन विच क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउंस, है ना। जहाँ जहाँ आपका गुड्स रखा है भैया, हर तरफ से अगर आप किसी गुड्स पे ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम मांग रहे हैं तो सारे गुड्स से चेक कर। फिर अगला है पावर टू सर्च पीपल, लोगों को चेक कर सकता है। प्रीमाइसेस कि आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, वेसल्स, जहाज को, एयरक्राफ्ट को, सबको चेक कर सकता है कुल मिला के भाई, क्यों नहीं छोड़ा, सब कुछ जहाँ जहाँ उसकी मर्जी पड़ेगी वो चेक कर लेगा आपको। तो कस्टम ऑफिसर में डिटेन यानी कि रोक सकता है पीपल, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल टू सर्च फॉर ड्यूटेबल एंड टैक्सेबल गुड्स if any officer has reasonable ground to suspect the person, premises, vessel and so are carrying containing any goods and duty and tax, उसको लग रहा है कि आपने टैक्स कम दिया है, टैक्स की चोरी करी, तो आपको रोक सकते हैं। तो भैया आगे सीए में ऑल्सो इनेबल द कस्टम ऑफिसर। भाई कस्टम ऑफिसर को आप इनेबल कर रहे हैं, किस बात के लिए इनेबल कर रहे हैं, देखिए पढ़ेंगे हम लोग। इनेबल टू मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, भैया वारंट के बिना ही आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो बताओ, क्यों कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो, ठीक है, गिरफ्तार कर सकते हैं आप बिल्कुल। तो कस्टम का जो मैनेजमेंट एक्ट है ये आपको पावर देता है इस तरह की। इंपोर्टेशन ऑफ एनी प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड गुड्स विदाउट द इंपोर्ट परमिट, यानी कि बिना परमिशन के आप चीजें मंगा रहे हो तो। एक्सपोर्ट या अटेम्प्ट टू एक्सपोर्ट, यानी कि इस तरह के गुड्स, है ना, जो प्रतिबंधित हैं, मना है, रिस्ट्रिक्टेड है भाई, प्रोहिबिटेड है, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अनलॉफुली गैर कानूनी तरीके से क्या कर सकते हैं, पर्सन प्रेजेंटिंग एनी प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड गुड्स विदाउट एन इंपोर्ट परमिट, है ना, लाते हैं ना, छुपा छुपा के लाते हैं। हैविंग इन पोजेशन एनी स्मगलिंग गुड्स ला रहे हैं या स्मगलिंग कर रहे हैं, लगेगा ना भाई, वहाँ कर सकता है, ध्यान रखना। पावर और टू बोर्ड एंड इंस्पेक्ट एयरक्राफ्ट हेल्थ सब कुछ चेक कर, ठीक है। तो कस्टम ऑफिस देखो, इसमें आप चीज समझिए क्या है कि आपके पास जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं, वो जहाँ चाहेगा वहाँ उसको चेक वो कर सकता है, बिल्कुल। क्योंकि आप ये लॉजिक समझिए ना, पावर पावर देने का मतलब समझिए, पावर उसको इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। हाँ चलिए, सीएमए का मतलब आप चाहो तो लिख लो, इसका मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एयर वर्दीनेस, सर्टिफिकेट ऑफ
लिख लो, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एयरवर्दीनेस। तो दे आर अलाउड टू सर्च इंस्पेक्शन, ये सब कर सकते हैं, नॉर्मल थ्योरी बेटा पढ़ सकते हैं आप, है ना। तो जहाँ जहाँ आप गड़बड़ करोगे आपको पकड़ के धर भी सकता है वो। फिर सी सेक्शन में आ जाओ। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द जीएसटी टैक्स, एक्सप्लेन द, ये तो सबसे सिंपल लड्डू क्वेश्चन, मार्क कर लें, इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इन फीचर क्या क्या है ना। एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट, भाई डबल टैक्सेशन को हटा दिया हमने, एक ही टैक्स लगता है, वन टैक्स वन नेशन है। पढ़ोगे भाई, आप बोलो तो पढ़ दूँ, वैसे तो सिंपल सिंपल है। कितने पेज क्या है, तो मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता बस, करो यार, होती है। और अब 10 मिनट में कॉल लगेंगे। पानी पी लूँ मैं, अगर आप मेरे को परमिशन दे दो, है ना, 1 मिनट बेटा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे आप चाहें तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर भी सकते हैं। तो इसमें आपके पास GST refer to the GST service tax has been brought with the intention to replace the current tax structure which include excise duty, service tax and CVD। इनमें सब मिला दिया आपने, स्पेशल ये सब पहले चलते थे बेटा, ये सारे मिला के हमने GST बना दिया है। सेंट्रल चार्जेस से सेल टैक्स, वैल्यू टैक्स, CST, ऑक्ट्रॉय, एंट्रेंस टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, gambling, simply put GST in the place of all other numerous indirect tax. GST is consumption and destination based tax, supply of goods or service, except, ये ध्यान रखिएगा, किन पे नहीं लगता है, ऑन अल्कोहल फॉर कंजम्पशन, ए हाँ, लोगों के पीने की शराब पे नहीं लगता है। इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन और कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, यानी कि जहाँ कंजम्पशन ज़्यादा होता है वहाँ उस स्टेट को फ़ायदा ज़्यादा होगा। फाइनली जहाँ गुड्स पहुँच के कंज्यूम किया जाता है ना, कि स्टेट को टैक्स मिल जाए। एडवांटेज क्या है, एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स पेड। प्रीवियसली पहले क्या होता था कि सेवरल टैक्स वर लेविड ऑन द सेम प्रोडक्ट व्हिच इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जीएसटी एलिमिनेट द टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड। पहले क्या होता था, एक ही गुड्स पे अलग अलग टैक्स लगता था, अभी अगर लग भी जाता है तो उसका क्या होता है, रिफंड मिल जाता है ना, तो डबल टैक्सेशन से छुटकारा मिल गया। प्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन, अंडर द प्रीवियस regime classification of the product into different category cause a lot of confusion, cause litigious issue। यानी कि पहले क्या था, जो क्लासिफिकेशन यानी कि अलग अलग गुड्स की जो कैटेगरी बना रखी थी ना, तो उसमें आपका लिटिगेशन होता था। मैं बोल रहा हूँ ग्रुप ए में डालो, कस्टम ऑफिसर बोल रहे हैं नहीं ग्रुप 2 में डालो, तो ये चक्कर पड़ता था। जीएसटी सॉल्व द इशू बाय ब्रिंगिंग एक हार्मोनाइज सिस्टम लिया है ऑफ नोमेनकल्चर का, which is 8 डिजिट कोड होता है टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने बना दिया कि भाई ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन। वन टैक्स वन नेशन इंस्टेड ऑफ द सेवरल डिफरेंट टैक्स, अलग अलग टैक्स लगाते थे स्टेट और सेंट्रल मिलके, लेकिन अभी क्या है, जीएसटी एक ही टैक्स से रिप्लेस सेवरल हिडन टैक्स और इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज इम्प्रूव्ड ईज ऑफ द डूइंग, ताकि काम आसानी से। और ऐसा सरकार का मानना है क्योंकि हम टैक्स कम करेंगे तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जी देखो, अगर सरकार जो भी रिलीफ देती है, अगर प्रोड्यूसर उसको अच्छे से आगे पास ऑन करेगा ना, तो जरूर इसके इफेक्ट मिलते। मेन तो क्या होता है, अभी जैसे सरकार ने बहुत सारी चीजों पे जीएसटी घटाया, लेकिन जो सेलर है वो आगे पास ऑन ही नहीं करता कस्टमर को फायदा, सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो सरकार तो बढ़िया काम कर, तो जीएसटी इज एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कलेक्टेड द पॉइंट ऑफ सेल, the price will come down, will benefit the consumer. Once the price come down, the consumption of the consumer will increase, will benefit the companies. इजी कंप्लायंस है, यानी कि रूल्स इजी हैं, आराम से आप क्या कर सकते हैं, सारे अपने रिटर्न भर सकते हैं, पेपर वर्क कर सकते हैं। अगला बेनिफिट, रैशनलाइजेशन कर दिया। देयर आर वेरियस डेफिनेशन इशू रिलेटेड, अलग अलग डेफिनेशन में प्रॉब्लम दी, को भी क्या कर दिया इन्होंने, आराम से सॉल्व आउट कर दिया। अभी कंफ्यूजन इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज एलिमिनेटेड, तो ट्रांजेक्शन के नेचर को लिख, जो मैंने पीछे पढ़ा ना बेटा, एचएसएन कल्चर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सारा काम हो गया,
तो ये जो कंफ्यूजन थे वो सारे खत्म हो गए। सेवरल ट्रांजेक्शन टेक द कैरेक्टर ऑफ द सर्विस, thus there was a complexity in determine the nature of the transaction which is solved now। यूनिफॉर्मिलिटी यानी कि एक जैसा हो गया। द मैकेनिज्म ऑफ इम्पोजिंग टैक्स, exemption, abatement, other benefit will different in state center but now there are same। सभी राज्यों में दरें और फायदे समान हैं। boon to exporter, एक्सपोर्टर के लिए बहुत बड़ा फायदा बन गया। जीएसटी विल इंश्योर बूस्ट टू एक्सपोर्टर व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल इन डोमेस्टिक मार्केट। यहाँ लागत कम लगेगी ना आपकी, तो इंडियन गुड्स और सर्विस क्या हो जाएंगे, अच्छे प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे फॉरेन मार्केट में। भाई जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट कम लगेगी, तो जो एक्सपोर्टर है वो आराम से बेच पाएगा। रेवेन्यू स्ट्रक्चर, introduction of the GST increase the tax base but lower down the tax rate and it also remove the multiple। तो इसने क्या करा, देखो बेटा टैक्स के रेट कम कर दिए जीएसटी में हमने, पर बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया। तो फायदा ये हुआ कि अल्टीमेटली बहुत सारा टैक्स का रेवेन्यू भी हमको कलेक्ट हो जाता है एंड दिस विल लीड टू द हायर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बोथ। इससे सरकारों को ज्यादा पैसा मिलता है काम करने के लिए। कंट्रोल एंड टैक्सेशन यानी कि कर चोरी पे पाबंदी। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द जीएसटी इज कंप्लीटेड ऑन कंप्यूटर and ITC available only if the proper invoice is issued, therefore it is less chance to the tax evasion। कर की चोरी के चांस भी कम। चलो साहब डिसएडवांटेज क्या क्या कमियां हैं। लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आप कंप्यूटर चलाबो ही ना आवे तो फिर कशा काम करेंगे अपना, है ना, यानी कंप्यूटर नहीं चलाना था आप कैसे काम करोगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू हो जाते हैं इसमें, क्योंकि ये जो जीएसटी और आईटी नेटवर्क फॉर जीएसटी कैन प्राइवेसी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, क्योंकि इस पे क्या होता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अफेक्टिंग वन अक्रॉस द इंडिया इफ एनी फेलियर। भाई सिस्टम में अगर खराबी आ गई तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। डबल टैक्सेशन भी लगता है इसमें। लोकल डीलर हैव टू पे सीजीएसटी इन एडिशन टू एसजीएसटी। हाँ तो कई बार डबल टैक्स अभी भी लग जाता है। अब ऐसे एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आप सीजीएसटी में नहीं ले सकते, सीजीएसटी का एसजीएसटी में नहीं ले सकते, दिक्कत होती है ना। फिर नेगेटिव इफेक्ट है, जीएसटी मॉडल को इफेक्ट नेगेटिव टू फ्यू इंडस्ट्रियल, कुछ सेक्टर के लिए बुरा भी है, क्योंकि जैसे जो राज्य ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, जो स्टेट ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, अब उनको फायदा मिलना बंद हो गया ना बेटा। उसका कारण है क्योंकि ये तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, और अगर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो जहाँ कंजम्पशन ज्यादा होगा फायदा उन राज्यों को, उन स्टेट को ज्यादा मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले प्रोडक्शन करने वालों को फायदा मिलता था। अभी आज की तारीख में प्रोडक्शन करने वालों को फायदा कम मिलता है, कंजम्पशन करने वालों को फायदा ज्यादा मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टेट फेसिंग डिफिकल्टी, सरकार ने वादा किया था कि 5 साल तक भाई जो राज्य प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको रेवेन्यू में घाटा हो रहा था, तो सरकार ने वादा किया कि भाई 5 साल तक हम हमारे को कंपनसेट करते रहेंगे, है ना। तो अंडर द जीएसटी मॉडल द स्टेट शुड फेस हैवी लॉस इन टर्म ऑफ टैक्स कलेक्शन बट दे गेट कंपनसेट ऑन द अदर एंड बाय द स्टेट। इनफैक्ट स्टेट ने सेंट्रल लेना चाहिए। इनफैक्ट सम टैक्स स्टेट द व्यू दैट देयर शुड बी नॉट टू बी टाइम लिमिट ऑफ 5 ईयर ऑफ द कंपनसेशन। हाँ कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं हमको हमेशा कंपनसेशन मिलता रहे। ये हो गया आपका जीएसटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये फिर आप देख लो उसके कंपेयर में कितना सिंपल क्वेश्चन है आईटीसी का, और कि एक झटके में कर सकते हो आप। ये फिर एग्जाम्पशन पे लिखना है आपको, राइट अ ब्रीफ नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एग्जेम्प्टेड गुड्स। इसके लिए आप चाहो तो एक वीडियो मैंने डाल रखा है आपका एग्जाम्पशन का, है ना, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा मामला कंप्लीट, ये आखिरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो देखो ये 2019 तक के पेपर आज हमने जो है डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इससे देखो आपको काफी कुछ जो है आइडिया लग जाएगा, है ना, कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे थ्योरी लिखनी चाहिए। चलो